तो आज हम लोग जो भड़ासी डिबेट शो है उसका थर्ड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं और रोज एक किसी शख्सियत को, किसी जर्नलिस्ट को, किसी एडिटर को हम लोग पकड़ते हैं। आज हमने उमेश भाई को पकड़ा है। उमेश कुमार जी इंडस्ट्री में एक ऐसे स्टार हैं जो आए और लगातार चमकते चले गए और स्टार से सुपरस्टार बनते गए। हालांकि इसका एक सेकंड कंट्रास्ट भी है, दूसरा वर्जन भी है कि इनके पीछे इतने आरोप, इतने पुलिस, इतने थाने, इतनी सत्ताएं, इतनी सरकार लगी कि उमेश कुमार किसी के लिए अगर स्टार हैं तो किसी के लिए वो बहुत बड़े जो है एक मतलब ड्रैगन भी हैं। तो आरोपों का ये जो कंट्रास्ट है इस पे हम लोग आज बात करेंगे। और सबसे पहले मैं चाहूंगा उमेश कुमार जी से कि थोड़ा वो अपना परिचय दे दें और उसके बाद फिर हम लोग आगे बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार यशवंत भाई, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे जीवन का जो अभी तक लंबा सफर है उस पर प्रकाश डाल सकें। कुछ ऐसे अंधेरे कोने भी हैं जिन कोनों में कितना दुख और दर्द है वो लोगों को नहीं दिखता। लोगों को दिखता है तो सिर्फ अंत में ये दिखता है कि उमेश कुमार इतने बड़े कैसे हो गए या उमेश कुमार इतने कामयाब कैसे हो वो गए। कहावत भी है ना कि शिखर पे बैठे हुए आदमी की तन्हाई को बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। बिल्कुल आपसे मैं सहमत हूँ। तो यशवंत भाई 2000 से करियर शुरू किया था, इंटर्न, ट्रेनी, न्यूज एजेंसी, पेपर करते करते, चैनल का सफर करते करते, कई बड़ी लड़ाइयां लड़ते लड़ते जीवन के 20 साल जो हैं वो पूरे इस पत्रकारिता के जो जो पत्रकारिता का जो क्षेत्र है, आप इसको फील्ड कह लें या आप इसको एक ऐसा युद्ध का मैदान कह लें जहां पर खुद को खुद से भी लड़ना पड़ता है और खुद को उन लोगों से भी लड़ना पड़ता है जो आपके नजदीक होते हैं, उन लोगों से भी लड़ना पड़ता है जो इस मैदान में खुद आपके जैसी जंग लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी जंग तो लड़ ही रहे होते हैं लेकिन वो आपके साथ भी जंग लड़ रहे होते हैं। आपका क्योंकि आपका यहाँ पर आपका जन्म और आपका शुरुआती जो बचपन है उसके बारे में थोड़ा बताइए। भाई सब पढ़ाई लिखाई सब दिल्ली में हुई और स्कूलिंग जो है वो डीएवी कॉन्वेंट से हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा। उसके बाद फिर मास कॉम जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया। फिर उसके बाद लगातार इसी तरीके से इंटर्न करते, ट्रेनिंग करते अपना सफर शुरू किया और फिर लंदन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से मीडिया लॉ किया और नेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट से डीबीए किया और बस चलता रहा, पढ़ते रहे, जैसे जैसे आपने समय मिलता रहा वैसे। आप एक मोबाइल की एसएमएस की समाचार सेवा से आपने करियर शुरू किया जो मुझे ज्ञात है। जब जब से मेरा पहला आपसे संपर्क संबंध हुआ, हम लोगों की मुलाकात हुई। मुझे याद है पहली मुलाकात जो है ऋषि तिवारी के जरिए हुई थी शायद। ऋषि एक बहुत ही जी जी, हेल्दी से सज्जन थे। सेक्टर 27 में नोएडा में। हाँ, तो उसके बाद जो है फिर आप के अंदर की जो यशवंत भाई छटपटाहट। 2003 में मैंने न्यूज एजेंसी लॉन्च की थी एनएनआई के नाम से, न्यूज नेटवर्क ऑफ इंडिया। जी और इसका तिवारन इसका जो उद्घाटन था उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने किया था। जी और तक उत्तराखंड की पहली अपनी इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसी थी, जो बाद में उत्तराखंड सरकार की अधिकृत न्यूज एजेंसी भी रही। जी और तकरीबन 180 न्यूज़पेपर हमारे साथ जुड़े जिनको हम प्रिंट में कंटेंट प्रोवाइड करते थे। जी। उसके बाद हमारा पहला करार हुआ इलेक्ट्रॉनिक का, वो हुआ आपका जन संदेश के साथ। अच्छा। दूसरा करार हुआ हमारा जनमत के साथ, जब वो जनमत था बाद में वो लाइव इंडिया हो गया। उत्तराखंड से सारा कंटेंट हम ही प्रोवाइड करते थे जी और इसी तरीके से करते करते फिर आपको मालूम ही है कि 2007 में मैंने न्यूज को जो है वो एसएमएस फॉर्मेट में ब्रेकिंग को प्रोवाइड करना शुरू किया। जी। सभी जो लोग हैं जो मैटर करते हैं समाज में उनके मोबाइल पर, वो एक ऐसी सर्विस हो गई क्योंकि उस समय ये व्हाट्सएप और ये बीबीएम ये सब चीजें सिर्फ नहीं थी। एसएमएस ही था उस समय। उस समय मतलब उस एसएमएस समय था, ट्रेडिशनल एसएमएस था मीडिया और के अलावा एसएमएस ही एक माध्यम था जिसके जरिए आप न्यूज सर्कुलेट कर सकते थे। और इस उससे न्यूज सर्कुलेट किया जाएगा इसके बारे में मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोगों ने सोचा भी नहीं था। नहीं सोचा था। और हिंदी का कंटेंट भी नहीं, हिंदी आप फॉन्ट भी टाइप नहीं कर पाते थे तो हम रोमन में डालते थे। जी ब्रेकिंग न्यूज, उसके बाद जिला, थाना और उस क्षेत्र की घटना, क्योंकि 160 जी शब्दों में आपको
अपनी बात को समेट देना होता था। तो ये ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट जो है उस समय लाए और ये देश में हिट हुआ। मुझे लगता नहीं कि कोई भी नेशनल मीडिया कोई भी ऐसा नहीं है जिसने हमारे कंटेंट को उठाया ना हो या हमारी खबर से खबर ना बनी हो। आपको याद होगा कि आरुषि हत्याकांड में नार्को हुआ था नौकरों जी का। जी जी उस नार्को टेस्ट को भी जब हमने रिलीज किया तो हमारी एजेंसी के नाम से इंडिया टीवी, न्यूज 24 और कई बड़े अन्य चैनल ने बकायदा बाईलाइन देकर एनएनआई चलाया था कि एनएनआई और इंडिया टीवी की पड़ताल, एनएनआई न्यूज 24 की पड़ताल। तो वो पहला ब्रेक था जिस ब्रेक से एनएनआई को और या मुझे नेशनल मीडिया में जगह मिली थी। लेकिन आपने उस एजेंसी के बाद जो शुरुआत की, एजेंसी से शुरुआत की, वो फिर जबरदस्त तरीके से आपने समाचार प्लस न्यूज चैनल लॉन्च किया और उसकी शुरुआत, उसका चलना टीआरपी में भी काफी अच्छा रहा कई जगहों पे। फिर वो अचानक उसको शट डाउन करना पड़ा। फिर अभी लगातार बांग्ला बांग्ला चैनल आपने शुरू किया, ममता बनर्जी वाला। तो समाचार प्लस के साथ भी कई स्टिंग और कई सरकारों, उत्तराखंड की सरकार से खासकर पंगे रहे। आपने बांग्ला शुरू किया तो वहां पर ममता बनर्जी से पंगा हो गया। ऐसा क्या होता है कि आप जहां शुरू करते हैं और अब वहां की सत्ता से आपका पंगा हो जाता है? अच्छा, एक बात बताइए यशवंत भाई, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि हरीश रावत सरकार का स्टिंग ऑपरेशन हुआ। हरीश रावत जी उस समय विधायकों की, मंत्रियों की खरीद फरोख्त कर रहे थे। उस स्टिंग में जब वो स्टिंग चला और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि किसी स्टिंग ऑपरेशन के चलने के बाद 24 घंटे में राष्ट्रपति शासन लग गया। और ये आप भी जानते हैं, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली स्टोरी है जिससे 24 घंटे में किसी राज्य की सरकार गिर गई हो। ठीक है। उस स्टिंग ऑपरेशन को चलने के बाद लगातार फिर मुझ पर ये आरोप लगते रहे कि भाजपा के संरक्षण में मैं काम कर रहा हूँ, भाजपा के कद्दावर नेता जो हैं उनका समर्थन है, मैंने भाजपा के लिए ऐसा किया। क्योंकि उस समय पूरी कांग्रेस जो है मुझ पर टूट पड़ी और उनका एक ही शब्द कहना था कि भाजपा, भाजपा और भाजपा। जी। तो वो पत्रकार उस समय भी खो गया। वो इन आरोपों में कहीं ना कहीं जो है अंधेरे में फिर चला गया। लोगों को यही लगने लगा। फिर दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि जब स्टिंग 23 मार्च को हुआ और 26 को चल गया, तो जी 2 दिन में कौन सी ब्लैकमेलिंग कर ली गई थी हरीश रावत सरकार से, जो ये हम पर आरोप लगाते हैं कि हमने ब्लैकमेल किया या हम ब्लैकमेलर हैं। एक शब्द सबसे आसान हो गया है। यशवंत भाई, आपके साथ भी यही होता है कि आप जब तक अच्छा छाप रहे हैं तब तक तो व्यक्ति यशवंत भाई करता है, जैसे ही खिलाफ लिखते हैं अरे साला ब्लैकमेलर है। तो ये आपके ब्लैकमेलिंग। पास, लेकिन मेरे पास तो संपत्ति कम है, बिल्कुल नहीं है। आपके पास तो अथाह संपत्ति है, तो मतलब दोनों के आरोपों में थोड़ा फर्क है। इसको व्याख्या, मेरा पहला सवाल है कि आपके हाँ, पास, लोग कहते हैं कि बड़ी संपत्ति है, बहुत अथाह संपत्ति है, इस पर थोड़ा खुलासा करिए। अच्छा यशवंत भाई, एक बात बताइए, मैं मानता हूँ, चलो मेरे पास अथाह संपत्ति है, मैंने मान लिया, मैं नहीं, आपकी बात आरोप है, बड़ी कर। आरोप है, मैं नहीं कर हाँ, रहा मैं हूँ। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जो भी आरोप है, क्योंकि आप अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आप वही बात कर रहे हैं जो मेरे ऊपर आरोप है। जी। यशवंत भाई, भारत की सबसे बड़ी एजेंसी कौन सी है जो किसी की भी अवैध संपत्ति या मनी लॉन्ड्रिंग या इन सब की जांच करती है? सर, ईडी होगी, सीबीआई होगी, यही सब होंगी। सीबीआई नहीं है, ईडी है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच या संपत्ति या इनसे जो फंडिंग है इन सब की जांच ईडी करती है। ईडी ने मेरी जांच कर ली। जी। अच्छा, ईडी की जांच, हाँ होगी, ठीक है। ईडी में आपका था मामला, जी जी। हाँ, ईडी मेरे खिलाफ हुई थी, ईडी में मेरी वो जांच हो जांच गई। कंप्लीट हो गई, ईडी वाली? हाँ, वो जांच कंप्लीट हो गई है, या जो भी उसका स्टेटस है मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल ये है कि मेरे को अभी कोई उसके संपर्क में ना संपर्क हुआ है। बाकी जो मुझसे कहा गया वो सब उनको उपलब्ध हो गया है, या जो भी उनको, मुझे लगता नहीं कुछ उपलब्ध कराने की जरूरत पड़ती है। वो तो आपकी पिछले हाँ, 7 मतलब जन्म अगर तक वो की अगर पूंजी। वो दोषी पाते या उस पाते तो अरेस्ट करते आपको, जाहिर सी बात है। दूसरी बात यशवंत भाई, इनकम टैक्स का एक डिपार्टमेंट है जो कि सबसे खतरनाक डिपार्टमेंट माना जाता है इनकम टैक्स में, उसका नाम है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, जी। डायरेक्टरेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, DIU हाँ। यूनिट। हाँ। DIU मुझे नोटिस दे चुकी, मुझे सम्मन कर चुकी, मैं सारे दस्तावेज जो दे चुका, DIU की जांच कंप्लीट हो चुकी, जी। मैं दोषी नहीं पाया गया। अब आप मुझे बताइए कि अब मैं किस पैसे और किस संपत्ति के बारे में लोगों को बताऊं जो अवैध है? जी। क्या हिंदुस्तान में कोई आदमी अपने दिमाग, अपनी मेहनत से पैसा नहीं कमा सकता?
क्या कभी किसी ने ये देखा कि उमेश कुमार सन 2000 से 2020 तक सुबह 2:30 बजे उठकर अपनी गाड़ी से बाय रोड निकलकर दिल्ली आकर, जब सिंगल लेन होती थी 2000 में देहरादून दिल्ली के बीच में, सिंगल लेन पे रात को पूरी रात गाड़ी चलाकर दिल्ली आता था, सारा दिन दिल्ली के लेकिन काम उमेश निपटाता था। भाई जो दूसरा मतलब मेरा सवाल है, वो तो बहुत बड़े लोग आरोप लगाते हैं आप पे, तो मुख्यमंत्री कई आरोप लगाते हैं कि आप ब्लैकमेल करते हैं मुख्यमंत्रियों को। हालांकि ये बड़ा अच्छा ये मतलब बताइए, मुझे लगता है किसी मुख्यमंत्री ने किसी पत्रकार पे कभी ऐसा आरोप लगाया हो, हालांकि वो भी तब जब स्टिंग आपके हाथ में हो। तो ये बड़ा रहस्यमय है कि मतलब अच्छा ये बताइए, चलने के बाद ये आरोप क्यों लगते हैं? चलने से पहले क्यों नहीं उमेश कुमार को पकड़ा जाता है, बंद करा जाता? अभी जो त्रिवेंद्र रावत वाला जो मामला है उसमें तो चला नहीं था शायद, वो तो आप वो लोग शायद त्रिवेंद्र बरामद वाले करना में तो चाहते थे आपके यहाँ से। त्रिवेंद्र वाले में तो आपको पता है कि स्टिंग ऑपरेशन की जैसी भनक लगी त्रिवेंद्र रावत जी को, उन्होंने अपनी पूरी सरकार षड्यंत्र जो भी वो कर सकते थे उन्होंने करके किया। जी अगर उनके आरोपों में कहीं भी सच्चाई होती तो वो मुझे 15 दिन से ज्यादा जेल में नहीं रोक पाए देहरादून, ये आपको पता है। वो मुझे रांची राजद्रोह देशद्रोह के आरोप में कितने दिन बंद रख पाए? 3 दिन। अब बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि उमेश कुमार 1 महीने में 2 राज्य सरकारों को जमीन पर पटक के बाहर आ जाता है, कानूनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब खड़े हो जाते हैं, मदद करते हैं। आप मुझे बताइए कि जो मामला त्रिवेंद्र रावत ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जो मुझे उन्होंने कहा था कि मैं उनके आईएएस अधिकारी ओम प्रकाश अपर मुख्य सचिव और उनको मैं ब्लैकमेल करना चाहता था, तो उसकी चार्जशीट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक कैसे लगा दी? और बल्कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामलों को एक जगह कर दिया है क्लब। कि सारे मामले जितने भी एफआईआर मेरे खिलाफ त्रिवेंद्र रावत जी ने 2018 से 2019 के बीच में की, सबके ऊपर एक सिंगल ऑर्डर में उनके ट्रायल, उनकी चार्जशीट पर स्टे लगा दिया गया, ट्रायल रोक दिया गया। दूसरी बात, आप मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं एक्सटॉर्शन का, ब्लैकमेलिंग का। जब आपकी एजेंसी, आपकी पुलिस पूरी ताकत लगा के मेरी जांच करती है तो आपको चार्जशीट लगानी पड़ती है ये कहते हुए कि ब्लैकमेलिंग के आरोप नहीं मिले। अब आप मुझे बताइए कि आपने मेरा जो जो मेरा आपने जनाजा निकाला पूरे देश में, ब्लैकमेलिंग में गिरफ्तार, एक्सटॉर्शन में गिरफ्तार, गूगल में सर्च करिए, भरा पड़ा होगा एक्सटॉर्शन में उमेश कुमार गिरफ्तार। रावत जी के कार्यकाल में जो स्टिंग हुआ उसमें तो आपका जो मतलब जो एसआईटी का हेड थे आयुष पंडित जी, वो तो खुद ही जाके मतलब ऐसा है कि शासन से मिल गए या जिनका स्टिंग हो रहा था उन्हीं से मिल गए। तो ये तो बड़ा आघात, आपको बड़ा तगड़ा तगड़ा आप झटका ये हुआ। बताओ यशवंत भाई, जिस व्यक्ति ने पूरा स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिस व्यक्ति ने सारा लेन देन किया, जिसने पूरा खेल किया, वही व्यक्ति कहे कि मैं उससे जबरदस्ती। और सबसे बड़ी बात आप बताओ कि अगस्त 10 को मेरे खिलाफ एफआईआर करता है वो कि मैं उसको पिस्टल और बंदूक के दम पर धमकाकर स्टिंग करा रहा हूँ। उसके बाद वो आदमी जनवरी तक की मेरे यहाँ से सैलरी लेता है और अक्टूबर में मेरी गिरफ्तारी होती है, अक्टूबर तक मेरे यहाँ काम करता रहता है, नौकरी पर भैया भैया करके पैर छूता रहता है आके। जी। समाचार प्लस चैनल बंद क्यों हो गया, मतलब इसके पीछे क्या रजनीगंधा, देखिए ऐसा है रजनीगंधा के यशवंत लोगों से भाई, कोई झगड़ा उगड़ा हो यशवंत गया आपका? यशवंत भाई 2016 में जब हरीश रावत जी का स्टिंग ऑपरेशन आया, तो जब उनकी सरकार वापस आ गई तो हमको आरओ मिला, हमारे पास आरओ आया कि आप विज्ञापन चलाइए, तो मैंने साफ साफ मना कर दिया कि अगर मैं किसी एक सरकार के एक व्यक्ति विशेष मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहा हूं कि खरीद फरोख्त कर रहे थे, तो मैं अब ये नहीं दिखा सकता कि उनकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। 1 साल मैंने 1 रुपए का विज्ञापन 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री दोबारा वापस बनने से लेकर उनकी हट जाने तक 1 रुपए का विज्ञापन उत्तराखंड सरकार से नहीं लिया। और उसी दौरान रीजनल चैनल ने 5-5, 6-6 करोड़ रुपए के विज्ञापन लिए 8 महीने के अंदर। जी। तो अब आर्थिक तंगी की वजह से बंद किया गया। नहीं, अब मैं आ रहा हूँ अगली बात पे। जी मेरे जो इन्वेस्टर्स थे या मेरे साथ जो मेरे पार्टनर्स थे, मेरे जो निवेशक थे, उनके काफी काम ऐसे हैं जो उत्तराखंड में हैं। जी उन लोगों के ऊपर एक इस तरीके का दबाव बनाया गया कि आपके जो काम हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, डिस्टर्ब कर दिए जाएंगे। उनकी कई होटल्स हैं, कई चीजें हैं, कई फैक्ट्री हैं। तो मुझे ये लगा कि मेरी वजह से मेरे सहयोगी जो 7 साल मेरे साथ रहे, जिनका मेरा घर परिवार जैसा रिश्ता है, जो मेरे लिए कभी भी कुछ करने को तैयार रहते हैं, उनको मेरी वजह से नुकसान हो। यशवंत भाई मुझे ये लगा कि मैं 6 महीने 8 महीने और चला लूंगा चैनल, लेकिन होगा क्या? 5-5 महीने की सैलरियां लोगों की मुझ पर ड्यू हो जाएंगी। जिस तरीके से कई मीडिया संस्थान लोगों के
टीए, डीए, पीएफ लेकर भागे, 6-6 महीने की सैलरियां दबा के। मैं नहीं चाहता था कि कोई मीडिया के क्षेत्र में या आम जनमानस में कोई ये कहे कि उमेश कुमार सैलरी के पैसे लेके भाग गया या बंद कर दिया। पहला संस्थान है यशवंत भाई जिसने एक एक पैसा टीए, डीए, पीएफ का लोगों का दिया, और 1 महीने की सैलरी एडवांस देकर पूरे संस्थान के एक एक व्यक्ति को विदा किया गया। मुझे याद इसके है अलावा आप लोगों ने सिंगर, प्रेस रिलीज भेजी थी, फोटो भेजा था विदाई समारोह का सबका। जितने रिपोर्टर्स थे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में, जितने स्ट्रिंगर्स थे, सबके एक एक पैसे का भुगतान किया गया। कोई भी रिपोर्टर, कोई भी व्यक्ति ने आज तक क्योंकि सबसे पहला अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो वो मेल आपको लिखता है। जी आपको आज तक समाचार प्लस के लिए मेल नहीं आया होगा कि हमारे पैसे नहीं दिए। हाँ, ये तो है। बल्कि हम लोगों ने फोटो भी छापी थी, आप लोगों के यहाँ से आया था मेल कि बिल्कुल। सब लोग खुशी खुशी, मतलब एक अलविदा पार्टी हुई थी, उसमें सारे लोग थे। जी, अच्छा, ये जी। आपका झगड़ा जो है बेसिकली मुख्यमंत्रियों से होता रहा है, निशंक से हुआ, त्रिवेंद्र रावत से चल रहा है, ममता बनर्जी से चल रहा है, उसके बाद हरीश रावत से चल रहा है। तो ये जो बड़े लोगों से झगड़ा है, खासकर मुख्यमंत्रियों से है, ऐसा क्यों है कि आप मुख्यमंत्रियों से ही भिड़ जाते हैं? आप एक बार बताइए, मैंने बंगाल में चैनल शुरू किया, जी, मेरे लड़कों ने मुझे आके बताया कि साहब कैबिनेट मिनिस्टर्स, एमएलएज जो हैं वो स्कूल शिक्षा के नाम पर 1-1, 2-2 लाख रुपए भी ले रहे हैं। जी। हमने स्टिंग ऑपरेशन किया, आपने देखा ऑपरेशन काली कितना बड़ा ऑपरेशन था। 6 मिनिस्टर, सिटिंग मिनिस्टर्स और एमएलएज हम लोगों ने एक्सपोज किए। एक्सपोज करने के बाद जब स्टिंग ऑपरेशन चल गया, सब जगह दिख गया, आपके यहाँ भी चला, सब जगह छप गया, उसके बाद आप हमारे खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज कर देते हो, हमारा वांटेड डिक्लेयर कर देते हो, इनाम घोषित करने की कुछ तैयारी। लोगों ने कहा कि आप लोग ने भाजपा के से सुपारी लेके भाजपा के पैरोल पे ममता बनर्जी का स्टिंग किया। अच्छा यशवंत भाई, एक बात बताओ, चलो मैं कहता हूँ अगर आप में इतना गुर्दा है कि आप उस महिला के स्टेट में जाकर उन लोगों का स्टिंग ऑपरेशन कर दो जो वहां के कद्दावर नेता हैं, वो भी वो महिला जिसके बारे में पूरा देश जानता है कि वो पाताल तक नहीं छोड़ती, तो भैया तुम भी सुपारी लेके कर दो ना, तुम में दम है तो चलो हम तुमको सुपारी देते हैं, तुम करके दिखा दो। लेकिन एक पॉइंट तो ये भी है कि आपने उत्तराखंड में तो बीजेपी की सरकारों का स्टिंग किया। नहीं, क्यों? कांग्रेस कहने वाले कहते हैं वहां कांग्रेस के जो है मतलब इशारे पे किया। तो ये आरोप लगाने वाले लोग अच्छा हमेशा। यशवंत भाई, एक बात बताओ, 2016 में हरीश रावत की सरकार गिरी, कांग्रेस की थी, तो भाजपा ही कहने लगे वाह वाह वाह, कंधे पे बिठा लिया, अरे आप तो बस आप हो, कोई जवाब नहीं है, क्या पत्रकारिता है, क्या निर्भीक पत्रकारिता है, इसको साहस कहते हैं। और उसके बाद जब त्रिवेंद्र रावत के परिवार का हो गया तो भाजपा वाले कहने लगे ये कांग्रेसी है। अरे भैया, एक धर्म तो, एक चरित्र तो निभा लो यार। अच्छा, फिर लोग कहने लगे कि ये तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो सीधे साधे होते हैं, इसलिए उमेश कुमार जो है यहाँ पे किसी और राज्य में करके दिखाएं तो इनको इनकी औकात पता लग जाएगी। अब हमने पश्चिम बंगाल में करके दिखा अच्छा, दिया। सुनिए, इसमें इसमें कितना सच है कि हरीश रावत की सरकार आपने बीजेपी से मिलकर गिराई थी? इस आरोप में कितना सच्चाई है? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने हरीश रावत की सरकार उनसे मिलकर गिराई थी और भाजपाइयों, आप मुझे बताइए कि राजस्थान में मेरा चैनल मुझे इसलिए बंद करना पड़ा क्योंकि 5 साल लगातार 1 रुपए का विज्ञापन मुझे राजस्थान सरकार से नहीं मिला। वहां तो वसुंधरा राजे भाजपा की सरकार थी। 2016 से वो वहां 16 एंड 17 तक रही हैं वो। आप मुझे बताइए 2 साल में क्या मुझे 16, 17, 18, आप मुझे बताइए कि क्या मुझे राजस्थान सरकार से विज्ञापन नहीं मिलना चाहिए था भाजपा का? मुझे केंद्र का विज्ञापन नहीं मिलना चाहिए था? मुझे ये बताइए कि अगर मैंने भाजपा के साथ मिलकर गिराई थी तो आज त्रिवेंद्र रावत का और मेरा झगड़ा किस बात का है? जी। त्रिवेंद्र रावत आज क्यों मुझे मेरा सांप और नेवले का बैर रखते हैं मेरे साथ? त्रिवेंद्र रावत ने अपनी पूरी सरकार की अपनी ताकत, अपना सिस्टम उमेश कुमार के खिलाफ ये लगा दिया कि उमेश कुमार को नेस्तनाबूद करना है। लेकिन आप भी तो त्रिवेंद्र रावत के पीछे पड़े हुए हैं, हाथ धो के। आप, मैं देखता हूँ बड़ा फेसबुक पे क्या हुआ डेली हूँ आप भाई? जो है। भाई भाई अवैध खनन का धंधा करता है, भतीजा अवैध खनन का धंधा करता है। त्रिवेंद्र रावत ने नोटबंदी के बाद अपने रिश्तेदारों के 17 बैंक खातों में घुस के पैसे लिए। त्रिवेंद्र रावत रात दिन अवैध धंधों में लिप्त हैं। खनन का अवैध धंधा चल रहा है। शराब की 12 फैक्ट्रियां राज्यों में 1-2 साल में आवंटित कर दी गई। जिस शराब की फैक्ट्री के लिए
हरीश रावत के गले गले लोग ये चढ़ गए थे, गालियां देते थे, दिन रात इन्होंने मुद्दा बनाया था कि डेनिस डेनिस डेनिस, उत्तराखंड में डेनिस ले आए हरीश रावत ने, राज्य की युवाओं की नस्ल को बर्बाद कर दिया। अरे उसी डेनिस वालों को तो आपने राज्य में जमा दिया, उन्हीं पंजाब के हरियाणा के माफियाओं को लाके तो राज्य में जमा दिया आपने। 2 साल के अंदर 12 शराब की बॉटलिंग प्लांट आवंटित कर दिए। ये क्या है? आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं त्रिवेंद्र रावत पे, आपको साहब डर नहीं लगता है कि मैं आपको दोबारा अरेस्ट करके जेल भेजा जा सकता है? कौन डरता है यशवंत भाई, क्या बात कर रहे हो? कि मुकदमा दर्ज करे, आज करना है सुबह करे, तब करना है करे, कौन डरता है इनसे? क्या बात कर रहे हो यार? आपको पश्चिम बंगाल में मतलब ममता बनर्जी की पुलिस भी ढूंढ रही है आपको लगातार बड़ी शिद्दत से। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह से मेरी जो है एंटीसिपेटरी बेलें हो गई हैं। मैं बेल पर हूँ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की प्रोटेक्शन है मेरे पास। इसलिए मुझे देखो, इस देश में आज भी न्याय जिंदा है, और ये देश आज भी अगर जो कहीं ना कहीं न्याय जो मिलता है वो न्यायपालिका से ही मिलता है। हम जैसे लोगों को खासतौर पे मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, मैं इस देश की कानून व्यवस्था में भरोसा रखूं ना रखूं, पर मैं इस देश की न्यायपालिका में पूरा भरोसा रखता हूं। उसका कारण है कि आज तक उमेश कुमार की जान इन नेताओं से, इन राक्षसों से जो है वो कोर्टों ने ही बचाई है। आप देखिए, 15 दिन मुझे इन्होंने अंदर जेल में सड़ाया उत्तराखंड में, और मेरे खिलाफ बाहर से मुकदमे लगाते चले गए। हाई कोर्ट ने सिंगल ऑर्डर दिया कि डिस्ट्रिक्ट जज इज डायरेक्टेड टू हेयर द बेल टुमारो एंड गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड नॉट टू टेक द एडजॉर्नमेंट। जिला जज को तभी आज कुछ मुझे लग रहा है कि इस लॉकडाउन में बड़ा आप सहज और संयत और बड़ा मुक्त होके जो है आप जीवन जी रहे हैं। कोर्ट से भाई आपको पता है पूरी क्या है, आजादी मिल गई है। देखो यशवंत भाई, पूरी आजादी तो नहीं मिली। पुलिस तो जो है शोषण तो करती है। अब बंगाल भी जाना ही है, इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन करनी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब जो है ना, मैं ढीठ हो गया हूँ। जब आदमी, आप एक बच्चा जानते हैं ना घर का, जब शरारती वो ढीठ हो जाता है तो उसको कितना मार लो पीट लो उस पर फर्क नहीं पड़ता। जी। तो अब मैं वही ढीठ हो गया हूँ। आप मुझ पे मुकदमे लगा लो, आप मेरी सीबीआई कर लो, आप मेरी ईडी कर लो, आप मेरा इनकम टैक्स खोल दो, आप मेरे को जेल डाल दो। अब ना वो अब पीड़ा नहीं होती, तकलीफ नहीं मैंने होती, वो देखा, मैंने खत्म हो इधर गई इधर जो तकलीफ। है कुछ एक पत्रकारों के संपर्क में आया जो चैनल खोले हैं या किराए पे लिए हैं, तो सबके रोल मॉडल मैं देखता हूँ उमेश कुमार हैं। मतलब सबको अब उमेश कुमार बनना है। तो ये क्या मतलब आप कईयों के रोल मॉडल होते जा रहे हैं कि भाई कैसे एक एक पत्रकार जो है शून्य से शुरू करके और शिखर पे पहुंचता है जर्नलिज्म के, और देश भर में चर्चाओं में आ जाता है, और उसके बाद जो भी उसकी जरूरतें हैं, उसकी जो प्रसिद्धि है, यश है, अपयश है, धन है, संपदा है, तो आपको रोल मॉडल मान के तमाम नए एंटरप्रेन्योर मीडिया में आ गए हैं। लेकिन कई उसमें ट्रैप हो मे, जा रहे हैं, कई उसमें फंस जा रहे हैं, कई बेचारे परेशान हो जा रहे हैं। मेरी जो मेरी आपको उनको रोल मॉडल शुभकामनाएं मानते हैं उनको क्या कहेंगे आप? उनको क्या शिक्षा देंगे? मेरी उनको मेरी उनको शुभकामनाएं हैं, और मेरा सिर्फ एक ही बात कहना है जी। कि आप छोटे छोटे जो इंटरेस्ट होते हैं, छोटे छोटे लाभ के चक्कर में जब आप उलझ जाते हैं, आप लोगों को ब्लैकमेलिंग करने पे उतर आते हैं, आप खबर चला कर खबर गिराना शुरू कर देते हैं। आप खबर चलाते ही इस मोटिव से हैं कि आपको फोन आ जाए और वो अधिकारी या नेता आपकी जेब में आ जाए। ये सब छोड़ दीजिए। आपको अगर पत्रकारिता में अपना नाम जिंदा रखना है, एक मुकाम तक पहुंचना है, और एक ऐसी पहचान बनानी है कि कोई व्यक्ति आप पर हाथ डालने से पहले 10 बार सोचे, तो फिर निर्भीक होकर मुंह खोलना शुरू कर दीजिए, बोलना शुरू कर दीजिए। और इस धंधे में इसलिए मत आइए कि आपको उमेश कुमार बन के आपको करोड़पति बनना चाहते हैं, आप अरबपति बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उमेश कुमार को जो प्रसिद्धि मिली, जो उसको देश में फेम मिला, नेम मिला, वो पाने के लिए शॉर्ट टर्म का रास्ता मत अपनाइए। मुझे याद है ये कोई उमेश भाई, आपने आपने जो है निशंक के समय में आप कुछ सड़क के रास्ते देश के बाहर भी निकल गए थे, क्योंकि निशंक की पुलिस आपको बड़ा भयंकर तरीके से खोज। यशवंत भाई, आपको याद है जब निशंक जी ने मेरे ऊपर इनाम रखवा दिया था, 2,500 का इनाम रख के मेरे घर की कुर्की करके मुझे वांटेड डिक्लेयर कर दिया था और मेरा लुकआउट सर्कुलर जारी उसको कर हम दिया लोग था। अघोषित तौर पे कहते थे कि जिंदा या मुर्दा टाइप का इनाम हो गया है। हाँ, मुझे याद है मैं भूटान में था जिस दिन मेरे ऊपर पहली बार इनाम रखा गया। और जब इनाम रखा गया, और नहीं, भूटान में नहीं था, मैं इनाम रखे जाने के बाद भूटान गया था। मुझे याद है कि उस दिन आपने पहला आर्टिकल लिखा था कि उमेश कुमार की निशंक सरकार को चुनौती, हिम्मत है तो गिरफ्तार करो। मुझे आज भी उसकी मुझे लगता है हेडिंग कि याद शायद है। आप उसमें बॉर्डर क्रॉस कर चुके थे गोरखपुर के रास्ते।
मैं गोरखपुर के रास्ते नहीं गया था, मैं गया था बहराइच और रुपड़िया के रास्ते गया था, क्योंकि अच्छा। एलओसी जारी था। तो अब अपनी जान तो बचानी थी, जिस तरीके से सरकार पूरे मतलब लगी हुई थी, तो कहीं किसी जगह जाके रहना ही था, बैठना ही था, छुपना ही था, वरना एनकाउंटर कर देते या मरवा देते। जिस तरीके आप तो उस एक एक पल के साक्षी हैं। आपने तो देखा है उस दौरान कि किस तरीके से मैं अकेला, एक गाड़ी में मेरा घर होता था और मैं रात दिन इधर से उधर, एक रात मेरी कहीं मुझे होती वो थी, याद अगली है कि आप अपना लास्ट मोबाइल जो है मेरठ में जाके खोलते थे, सिम निकालते थे और उसके बाद चले जाते थे गुड़गांव सोने के लिए। तो लास्ट एक लोकेशन बार मेरठ का मिलती थी। एक बार का किस्सा याद है आपको, जब जिस दिन रात को मुझे प्रेस क्लब के बाहर घेर लिया गया था, थोड़ा सा हाँ, आगे हाँ, हाँ, हाँ। 3 बड़ा मुश्किल गाड़ियां से थी बचे थे। उत्तराखंड पुलिस की, एक 2 स्कॉर्पियो, एक इनोवा। तो जब मैं वहां से निकल गया था, तो मैंने अपना फोन जो है हरियाणा में जाके, सोनीपत में जाके ऑफ किया था, ऑन छोड़ दिया था अपना फोन, फेंक मैं एक गाय की पूंछ में बांध आया था। अच्छा। अपने फोन को अपने फोन को मैं पॉलिथीन में डाल के और उसे गाय हाँ, की पूंछ में बांध कर वहां छोड़ आया था। तो ये रात भर मेरी लोकेशन जो है ये सोनीपत में ढूंढते रहे थे, मैं वापस आके सो गया था। क्या बात है। तो बड़े किस्से हैं यशवंत भाई। वो किस्सा भी आपको याद होगा, जब मेरे घर पर 21 फरवरी को रेड हुई थी, 2011 फरवरी 21 को, जब आप भी आए थे रात को, जब बहुत सारा मुझे मीडिया लगता नीचे है कि इकट्ठा हो गया था। आप निशंक की पुलिस के हाथों 2 बार आते-आते बच गए थे। एक बार तो वही प्रेस क्लब के बाहर ठोकर मार के आप निकल गए गाड़ी से जो है डिवाइडर पे, और एक जब मेरी बार गाड़ी रास्ते तोड़ दी में आ थी, गई थी जो है। और एक बार जब जिस दिन मेरे घर पर रेड हुई थी नोएडा वाले में, जिस दिन आप भी वहां मौजूद थे, तो क्योंकि जब आपको सूचना मिली, सभी पत्रकार बंधु इकट्ठा हो गए, सबसे पहले आप ही पहुंचे थे एक उस दिन। जी, जी, बिल्कुल। आपकी तो आगे ये की प्लानिंग क्या है? आगे की योजनाएँ क्या हैं? क्योंकि अभी तो बांग्ला भारत भी मुझे लगता है कि जिस तरह से वहाँ पे मतलब उसको छापे-वापे सब पड़ रहे हैं और ममता जी के एजेंडे में शायद टारगेट रडार पे आ गए हैं आप लोग, तो वो चलने नहीं देंगे मुझे लगता है वो। हम रुकने नहीं देंगे। अच्छा, बांग्ला भारत चलता रहेगा। बांग्ला भारत चलता रहेगा और आपके मराठी डिजिटल भारत के भी भी कई चलता। प्रोजेक्ट मैं देखता हूँ, पहाड़ टीवी करके चलता रहता है, जिसमें लगातार खबरें आती है, कुछ और भी है, मराठी में भी कुछ है। क्या है पूरा प्रोजेक्ट क्या है ये? कई सारे मराठी भारत जो है वो हमारा चैनल है, जिसको हम मराठी में लॉन्च करने वाले थे, क्योंकि बांग्ला भारत के बाद मराठी भारत लॉन्च कर रहे थे। लेकिन जैसी हमारी मशीनें और सब चीजें वहां पहुंची, उसी दौरान लॉकडाउन हो गया, तो अब सब अस्त व्यस्त है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म भी पेंडिंग हैं जो लॉन्च होने थे, कुछ हो गए हैं। और न्यूज एजेंसी जो है वो भी आपको पता है, एनएनआई, आप तो वाकिफ हैं, एनएनआई को रिलॉन्च करना था। तो ये सब कई चीजें हैं जो अभी बीच में रुक गई हैं। लॉकडाउन खत्म हो जाए, भगवान जो है देश में शांति बनाए, सबको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, तो और सब चीजें व्यवस्थित हो जाएं, तो जल्द से जल्द हम इसको। लेकिन ये है कि मैं लॉकडाउन के दौरान सोच रहा हूँ कि कम से कम मराठी और गुजराती भारत दोनों के डिजिटल पोर्टल तो मैं लॉन्च कर ही दूंगा। और यूपी वाला भी डिजिटल पोर्टल, ये तीनों पोर्टल तो मैं, लॉकडाउन अगर अभी कंटिन्यू रहा तो मैं और हफ्ते 10 दिन में प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दूंगा। ऐसा ऐसा मैंने देखा भी है और कहा भी जा रहा है कि जो उत्तराखंड सरकार है लॉकडाउन में अपने लोगों को जो उत्तराखंड से बाहर फंसे हुए हैं निकालने में उतना सक्रिय सक्षम नहीं रही जितना आप लोगों ने अपने नेटवर्क के जरिए और खुद सक्रियता के जरिए किया। तो कई बार आपने ट्रायल भी किया कि कोई जो उनके अधिकारी जिनको नामित किया गया नोडल अफसर जो है निकालने के लिए उत्तराखंड के लोगों को उनका फोन बंद था या उसको जो है कॉल डाइवर्ट कर रखा था। तो ये मतलब इतना पहाड़ को अलग राज्य बनाया ही इसीलिए गया है कि वहाँ के लोग ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएगी वहाँ की सरकारें, लेकिन हो उल्टा रहा है। यशवंत भाई, उत्तराखंड की जो स्थापना हुई थी, जो उत्तराखंड की जी, मांग हुई थी, जी, उस मांग को करने के पीछे जो सबसे बड़ा, जो लोगों का मतलब जो एक मुद्दा था, जो सबसे बड़ा उनका ये था कि ये राज्य अगर अलग हो जाएगा तो हमारे अपने अधिकारी होंगे, अपने मंत्री होंगे, विकास होगा, रोजगार होगा, लोगों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सड़कें होंगी, स्वास्थ्य सेवाएं होंगी। इन सब के लिए 42 आंदोलनकारियों ने, 42 शहीदों ने अपनी शहादत दी। जी, रामपुर तिराहे जैसा एक खौफनाक, डरावना कांड हुआ 2 अक्टूबर को, जी, जिसके चलते वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार भी हुआ, लोगों की हत्याएं भी हुई। जी, वो इतना खौफनाक मंजर था, उसको सोचकर भी जो है रूह कांप जाती है। लेकिन जिन सपनों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर उत्तराखंड की स्थापना की गई थी,
वो आज भी कहीं ना कहीं भटक रहे हैं, क्योंकि जिस राज्य के 5 लाख लोग बाहर रोजगार के लिए धक्के खाते हों, जगह जगह हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, गोवा, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, आप मुझे बताओ ऐसा देश का कौन सा राज्य है जहां पर उत्तराखंडी काम नहीं कर रहा। और आज जब खासकर वो खासकर प्रवासी खासकर फूड फूड में, टूरिज्म में, इन सेक्टर्स में तो वही हैं आप उत्तराखंडी। दुनिया में चले जाइए बॉस, आप, मैं कहता हूँ, मैं तो लंदन में जब साउथ हॉल जाता हूँ कभी कभार, वहां पे कितने हमारे उत्तराखंडी भाई हैं जो हिंदुस्तानी रेस्टोरेंट में अधिकतर वही लोग हैं। अब मुझे ये बताइए कि ये लोग बाहर क्यों गए राज्य से? ये लोग बाहर आज जो मारे मारे फिरते हैं, ये इसलिए गए क्योंकि इन्हें इनके राज्य में रोजगार नहीं मिला। नहीं मिल रहा। अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चे पालने के लिए राज्य छोड़कर बाहर गए। हम उन्हें प्रवासी कहते हैं। हम प्रवासी क्यों कहते हैं? प्रवासी हम गलत कहते हैं, प्रवासी शब्द ही गलत है। जी प्रवासी इसलिए गलत है कि आप प्रवासी का मतलब हो गया नॉन रेजिडेंट। जी वो नॉन रेजिडेंट नहीं है। उनका घर, उनका परिवार वहीं है, उनका वोट वहीं है, उनके शादी ब्याह वहीं होते हैं, वो उनका सब कुछ वहीं है। हम प्रवासी 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 करते रहते हैं। एक शब्द जो है ना, ये जो सरकारों ने एक प्रवासी उत्तराखंडी का शब्द दे दिया है, इस शब्द से मुझे नफरत है। जी मैं कहता हूं जिस व्यक्ति का घर, यशवंत भाई आपका घर भी गाजीपुर में है, जी आप रहते दिल्ली में हो, जी आपका आज भी वहीं से मोह कभी भंग नहीं होता। आपका आश्रम भी वहीं है, आप जाओगे भी वहीं, आपके बचपन के यार दोस्त भी वहीं है, परिवार भी वहीं है, आप जुड़े तो वहीं से हो ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर अपना राज्य छोड़कर अपने परिवार को पालने के लिए कहीं जाता हूँ और मेरा सब कुछ यहीं है, तो मैं प्रवासी कैसे हो गया? मैं प्रवासी नहीं हूँ। इन सरकारों को 20 साल में ये शर्म नहीं आई कि एक बार ये देख लेते कि हमने इस राज्य को दिया क्या है। नेता करोड़पति बन गए। जिन नेताओं की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होती थी, वो करोड़ों की रिटर्न फाइल करते हैं। जिन लोगों ने कभी अपने शहर से बाहर निकलकर नहीं देखा था, वो आज फ्लाइट का टिकट ऐसे बताते हैं, मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं जापान जा रहा हूँ, मैं वहां छुट्टी पे जा रहा हूँ, मेरा बच्चा वहां यूएसए में पढ़ रहा है, मैं वहां जा रहा हूँ। आप ये बताइए कि जिन उत्तराखंडियों की शहादत पर ये राज्य बना, आज भी इस राज्य की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? चिन्हित आंदोलनकारी, जिन लोगों का राज्य के गठन में, राज्य की स्थापना में, आंदोलन में बड़ा योगदान रहा, आज भी उनको आंदोलनकारी पेंशन नहीं मिलती समय पर। बहुत से लोगों की तो शुरू ही नहीं हुई है। एक माँ है, उसका 22 साल के बेटे की जो है शहादत हो गई थी, उनके पति की भी मौत हो गई है, वो पति की पेंशन पर काम चला रही है। उस औरत के आंसू अगर आप देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसके बाद ये कहते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर सैकड़ों योजनाएं उत्तराखंड के अंदर हैं, सैकड़ों। कोई ऐसी योजना नहीं है जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर ना हो। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के परिवार को की महिलाएं बर्तन मांज के काम चलाती हैं, लोगों के घरों में काम करके। अभी तो इधर इधर हाल फिलहाल आपने कई ऐसे मुद्दों को उठाया जिसमें किसी जर्नलिस्ट को इसलिए जेल भेज दिया उन्होंने क्योंकि उन्होंने थोड़ा क्रिटिकल आलोचनात्मक आर्टिकल लिख दिया, किसी एक्टिविस्ट को इसलिए भेज दिया क्योंकि उसने उत्तराखंड को लेकर सरकार की बुराई कर दी। मतलब ये जो वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो लेवल है वो तो बहुत ही गिरा हुआ है वहां। मुझे लगता है कि मीडिया वही बस केवल चल पाएगा जो सत्ता की चापलूसी करता हो या सत्ता के पक्ष में बोलता हो। यशवंत भाई, उत्तराखंड के विनाश में मैं कहूंगा, उत्तराखंड आज जहां खड़ा है उसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तराखंड के कुछ पत्रकारों का है। ये उन पत्रकारों का है जो सत्ता की लोलुपता उस स्तर पर रखते हैं कि वो इतने अंधभक्त हैं कि आप उनके सामने कुछ भी कर दीजिए, वो आपकी वाह-वाह करेंगे। जी आपके खिलाफ जो बोलेगा ये उसके ऊपर टूट पड़ेंगे, उसे काटने को दौड़ेंगे। जी ये वो पत्तलकार हैं, ये वो पत्तलकार, मुझे शर्म नहीं आती। और ना, देखो यशवंत भाई, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं डरता हूँ ऊपर वाले से, बाकी किसी की हैसियत नहीं मुझे डरा ले या धमका ले। मैं इन सबको खुली चुनौती देता हूँ कि ये जिस मंच पर मुझसे बहस करना चाहें, उस मंच पर बहस कर लें। ये अपना योगदान बता दें उत्तराखंड के लिए कि इनका योगदान क्या है। इनका योगदान सिर्फ इतना है कि सत्ता की चापलूसी करो और अपना घर चलाओ।
उत्तराखंड में ऐसे भी पत्रकार हैं जिन्होंने दिन रात अपना इस उत्तराखंड को दिया, देने के बाद आज भी वो वही हैं, उनकी कोई पहचान नहीं बन पाई, उनकी कोई, वो आज भी अपनी जीविका चलाने के लिए अपना वही उनका माध्यम है और उसी माध्यम के जरिए वो खुश हैं। लेकिन आप एक बात बताइए, शिव प्रसाद सेमवाल को जांच के लिए बुलाया जाता है, रातों रात उसी समय उठा के गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, 2 महीने तक शिव प्रसाद सेमवाल जेल में रहता है। एक पत्रकार का मुंह नहीं खुलता, सिर्फ उमेश कुमार। मीडिया ने इसको उठाया था मुद्दे को जो है। हाँ, आपने उठाया। इसके अलावा इस मुद्दे पे राज्य सरकार, क्या आंदोलन नहीं होना चाहिए था सरकार के खिलाफ? क्या पत्रकारों को एकजुट नहीं होना चाहिए था? क्या राज्य सरकार को पत्र नहीं लिखना चाहिए था? क्या सड़क पर घेराव नहीं होना चाहिए था? क्या घंटा घर के ऊपर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था पत्रकारों का? आपके अंदर जो इतना गुस्सा है उत्तराखंड के सिस्टम को लेके, आप क्या पॉलिटिक्स में आने की भी कोई आपकी योजना है? क्योंकि मुझे लगता है कि अंततः पॉलिटिक्स ही सुधारती है चीजों को। आप माने ना माने, लेकिन राजनीति ही सत्ता का द्वार है, रास्ता है, चाहे जितना खराब गलत हो, और सत्ता पाके ही आप चीजों को बहुत सुधार सकते हैं। यशवंत भाई, मुझे ना बड़ी तकलीफ है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। मुझे तकलीफ इसलिए, देखो आज मैं किसी भी 5 सितारा रिजॉर्ट में, किसी भी बंगले में, किसी भी घर में, कहीं भी, किसी भी देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में आराम की जिंदगी अपने बच्चों के साथ बिता सकता हूँ। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आपने इतने पंगे लिए, इतना सब कुछ हुआ, अब आप थोड़ा शांति से जीवन जिए। आप हमेशा नया नया पंगा ले लेते हैं। मैं यशवंत भाई, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरी इच्छा है कि इस देवभूमि ने मुझे बहुत कुछ दिया, और मैं इस देवभूमि के लोगों के लिए, उन लोगों के लिए, उन उत्तराखंडियों के लिए जो आज गांव देहात में, उन प्रसूताओं के लिए जो बच्चों को, जिनके बच्चे जंगलों में जन्म देते हुए मर जाते हैं, उन प्रसूताओं के लिए जिनको 20-20 किलोमीटर डोली में बैठा के ले जाया जाता है, उन बच्चों के लिए जो 5-5 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाते हैं, 10-10 किलोमीटर, उन बच्चों के लिए जिनकी 11-11 बच्चों की सूमो पलट जाने से मौत हो जाती है स्कूल जाने के रास्ते में, उस उन लोगों के लिए जो आज तड़प रहे हैं, जिन्होंने इतनी बड़ी शहादतें दी, मैं चाहता हूं कि मैं जो योगदान दे सकूं मैं वो दूं, और मेरा ये प्रयास रहता है कि किसी भी तरीके से उनको जो लाभ जहां भी पहुंचा सकूं। बहुत बढ़िया। राजनीति में मेरा आने की बात, देखो यशवंत भाई, भाग्य है, कौन कहां कब क्या करता है नहीं पता, लेकिन फिलहाल मेरी इच्छा नहीं है। पर जो मेरे पास ताकत है, जो मेरे पास क्षमता है, जो मेरे पास बुद्धि है, जो मेरा विवेक है, जो मेरे संसाधन है, उनसे मैं जो लाभ पहुंचा सकता हूँ वो मैं पहुंचाता रहूंगा। उमेश उसके भाई, मैं लिए मैं थोड़ा कभी जानना चाहूंगा, जब आपको अरेस्ट किया गया ये त्रिवेंद्र रावत सरकार के द्वारा, तो उस पूरे प्रक्रिया में जब आपको झारखंड ले जाया गया, तो आपको कभी कोई, चूंकि आप पहली बार मुझे लगता है अरेस्ट हुए थे जो है, तो उसमें उसमें कहीं कुछ ऐसा भय लगा? कभी पुलिस ने कुछ ऐसा परेशान करने की कोशिश की, कभी जान से मारने का कोई डराया हो, कुछ ऐसा किया हो? कुछ यशवंत भाई, इन लोगों ने मेरी हत्या करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि कोई, मैं ये चाहता हूँ जानते कोई थे ऐसा घटनाक्रम जो आपने जब किसी से कहा नहीं हो, वो सुना, शेयर जब करें। इन लोगों को स्टिंग ऑपरेशंस नहीं मिले मेरे घर की सर्च और रेड में, तो ये बौखला गए। इनके बौखलाहट में ये था, इन्हें मालूम था मैं बाहर आते इनकी धज्जियां उड़ा दूंगा, ये इन्हें पता था। और इन्होंने, यशवंत भाई, जब मुझे रात को लेके चले देहरादून से 9:30 बजे, नियमों को तोड़ते हुए, रात को जेल के मैनुअल्स तोड़ते हुए, तो दिल्ली पहुंचते पहुंचते मुझे ब्लड की वॉमिटिंग शुरू हो गई। दिल्ली में मुझे आनंद विहार बस अड्डे के पास एक आनंद विहार में एक अस्पताल में दिखाया गया, वहां से भी मुझे तत्काल इंजेक्शन दिलाकर जितनी जल्दी हो सके ये ये लोग ब्लड निकल की गए। वोमिटिंग क्यों हुई? मतलब इसके पीछे क्या कोई रोग प्रॉब्लम कोई थी? ये बीपी नहीं, वगैरह? प्रॉब्लम कुछ नहीं थी, पर कुछ ना कुछ इन लोगों ने ऐसी हरकत जरूर की थी, या तो खाने में दिया था या जो भी किया था। ये लोग चाहते थे कि मैं किसी तरीके से झारखंड पहुंचते पहुंचते मेरी जो है मौत हो जाए रास्ते में, और ये कह दें कि साहब उनको इन्फेक्शन था या कुछ था और ऐसे ऐसे हो गया, और ये अपना इनका चैप्टर क्लोज हो। तो त्रिवेंद्र रावत जो है वो अपने को बचाने के लिए वो किसी भी स्तर तक गिर सकता, वो इतने घटिया आदमी है। और जो ये अपनी छाती चौड़ी करके घूमता है, इससे बड़ा भ्रष्टाचारी नहीं है। इतने भ्रष्टाचार के, अरे तेरे में दम है तो स्टिंग ऑपरेशंस की जांच बैठाना, सीबीआई दे। आपको जो है मैं तो कहता हूँ झारखंड कैसे ले गए? ट्रेन से या गाड़ी से, कार से? ट्रेनों से भाई, ट्रेनों से पूरी रात चल के दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से लोकल ट्रेन ईएमयू से 17 घंटे में इलाहाबाद कानपुर पहुंचे, कानपुर से दूसरी ट्रेन लेके 7 घंटे में इलाहाबाद पहुंचे, इलाहाबाद से दूसरी ट्रेन लेके 28 घंटे में झारखंड पहुंचे।
72 घंटे में झारखंड पहुंचा हूं मैं बिना रिजर्वेशन के ट्रेनों में। तो इस दौरान जो है कहीं कोई पुलिस के लोगों ने कुछ हैरेस करने की, कुछ समझाने की, कुछ? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं किसी भी व्यक्ति को ऐसा दोषी नहीं ठहराना चाहता, लेकिन ये था कि जो भी किया गया यहाँ से रातों रात जेल से निकलने में किया गया, ये उन पुलिस वालों को भी नहीं पता था। इन्हें ये था कि ये वहां तक पहुंचते-पहुंचते काम हो जाएगा, क्या है 2-4 पुलिस वालों पे जांच बैठेगी, देखा जाएगा। झारखंड की जेल त्रिवेंद्र में, रावत झारखंड और उत्तराखंड की त्रिवेंद्र जेलों में? रावत त्रिवेंद्र रावत गले तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ व्यक्ति है। मेरे पास इतने भ्रष्टाचार के सबूत होने के बाद आप मेरे खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते अफवाह फैलाने का? आप इन मामलों की जांच क्यों नहीं देते? आप में दम है तो आप सीबीआई जांच दीजिए ना, कि मैं इन मामलों की सीबीआई जांच कराना चाहता हूं। आप चुप क्यों बैठे हो? आप कुछ कह रहे थे झारखंड का। हाँ, वहाँ की उत्तराखंड और झारखंड की जेलों के भीतर रहने के दौरान कभी कुछ आपको ऐसा आशंका लगी हो, या कुछ अधिकारियों के व्यवहार में? देखो, अधिकारियों के व्यवहार में वहाँ उत्तराखंड जब रूटीन ये क्या था मुझे आपका? 28 तारीख को जब ये मुझे सुबह-सुबह अरेस्ट करके लाए, तो हम लोग जब 28 की रात को पहुँचे तो मैं वहाँ इन्होंने मुझे रखा था क्लेमेंट टाउन थाने में। सुबह फिर ये मुझे थाना राजपुर में ले आए थे, तो वहाँ पर जो इनके सीओ हैं बीएस चौहान, वो बड़े मतलब अपने आप को तीरम खा बन रहे थे। वो ऐसा दिखा रहे थे जैसे कि त्रिवेंद्र रावत के शार्प शूटर वही हैं। तो उनको मैंने समझा दिया था कि अपनी हद में रहिए, उमेश कुमार नाम है मेरा, ये मत समझिए कि तुम मुझे धमकाओगे, डराओगे और मैं डर जाऊँगा। बार-बार बाहर निकल के फ़ोन पे जाते थे, अधिकारियों से बात कर रहे थे। एक नहीं, कई अधिकारी लिप्त थे, सबके नाम जानता हूँ और इनकी गलतफ़हमियाँ भी बहुत जल्दी दूर करूँगा। ये सरकारें सदैव नहीं रहती हैं। अगर अधिकारी ये भूल जाए ना, वो ये भूल जाए कि वो गलत काम करते हुए सरकार की चापलूसी पर उतर आए, मुख्यमंत्री के शार्प शूटर की तरह काम करें, तो ऐसे अधिकारियों को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए। दे हैव टू बी एक्सपोज्ड। अब आपके पास कोई न्यूज़ चैनल हिंदी बेल्ट में नहीं है, जो कि भाई हिंदी आपका बेल्ट में हथियार, आपकी ताकत हुआ करता था। भाई मेरी ताकत तो आज सोशल मीडिया है ना, आप देख रहे हो 50,000 लाख लोग देखते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं मेरे। ऐसा नहीं है यशवंत भाई, देखिए जो जो लड़ना जानते हैं ना, वो अपने को जिंदा रखना भी जानते हैं। जो पुराने लड़ना जमाने जानते में हैं, जब वो युद्ध हथियार होते पैदा थे, कर लेते हैं। वो सब पैदा कर लेते हैं। और क्या होता है कि जब वो सारी कायनात जो है ना, वो उन्हें मिलकर उन्हें जिताने पर उतारू हो जाती हैं। तो क्या हम बात! पर तो ऊपर वाले की कृपा ऐसी रही है कि हम तो अकेले चले, कारवां अपने आप जुड़ता चला गया। उमेश भाई, कोई ऐसी बात जो हम पूछ ना पाए हों, आप बता ना पाए हों और लगता है कहना चाहिए? वरना हम लोग यशवंत काफ़ी देर भाई से बातचीत कर रहे हैं। यशवंत भाई जब हम सरकारों से लड़ते हैं ना, सबसे बड़ी तकलीफ जब होती है कि जब आप इतना योगदान दें। मैंने राज्य की 56 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स 1000 मेगावाट योजनाएं बचाई उत्तराखंड की। मैंने उत्तराखंड का स्टडिया लैंड स्कैम खोला। मैंने उत्तराखंड के कितनी बड़ी-बड़ी चीजों को बचाया। मैंने इस उत्तराखंड के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। मेरे परिवार ने इस उत्तराखंड के लिए सफर किया। हमने आज भी मैं इस उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ और 2 मिनट में आदमी कह देता है ब्लैकमेलर। ब्लैकमेलिंग के सबूत तो आज तक इनकी सरकारें ताकत लगा के नहीं ढूंढ पाई और ये कहते हैं ब्लैकमेलर। आप ये बताइए, कभी किसी ने उस तकलीफ को देखने की कोशिश की कि जब उमेश कुमार जेल में रहा होगा तो उसके बच्चों के दिल पे क्या बीतती होगी? उसकी पत्नी के दिल पे क्या बीतती होगी? उसके परिवार ने क्या महसूस किया होगा? किस-किस के आगे हाथ फैलाया होगा कि मदद कर दो? ये तो शुक्र है कि यशवंत भाई आप जैसे दोस्त हमारे पास हैं। हमारे पास ऐसे कई दोस्त हैं जिनका एहसान हम जीवन में नहीं उतार सकते, जो ये नहीं सोचते कि ये सरकार जो है उनकी भी दुश्मन हो जाएगी, उसके बाद भी वो अड़िग होकर खड़े होकर मदद करते हैं। मैं आभार करना चाहूँगा केटीएस तुलसी साहब का, हमारे स्वर्गीय अमरेंद्र शरण साहब का, हरीश साल्वे साहब का, मैं कपिल सिब्बल साहब का, मैं उन सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा जिन्होंने कभी मुझसे मेरे लिए केस लड़ने के लिए पैसे की बात नहीं करी। ये कहा कि उमेश हम तुम्हारे साथ हैं। आप तो राम जेठमलानी को भी एक बार उत्तराखंड ले गए थे, हालाँकि वो दिल्ली छोड़ के कह जाते रहा हूँ नहीं ना, थे। मैं कह रहा हूँ कि स्वर्गीय राम जेठमलानी जी, स्वर्गीय अमरेंद्र शरण साहब, हरीश साल्वे साहब, कपिल सिब्बल साहब, केटीएस तुलसी साहब, गोपाल वर्मा जी और राजदीप जी और अंकुर चावला और जितने तमाम अधिवक्ता हैं देश के नामचीन, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी मित्रता, अपना प्यार, अपना प्रेम, अपना संरक्षण मुझे उस स्तर पर दिया, जिसको अभी आपको कोई
बंदा देखना सुनना चाहे आपकी एक्टिविटीज को, जो सोशल मीडिया बता रहे हैं, सोशल मीडिया बतौर हथियार आप यूज करते हैं, तो वो क्या कोई आपका कोई मतलब उसका प्लेटफॉर्म का नाम बताइए, ताकि लोग अगर वहां पे जाके देखना चाहें तो देख लें। मेरा मेरा प्लेटफॉर्म जो है वो उमेश NNI, अगर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उमेश NNI के नाम से अकाउंट है, या umeshNNI@gmail.com। तो फेसबुक मेरा फेसबुक जो पे या जीमेल पे? फेसबुक पर उमेश NNI@gmail डालेंगे तो भी सर्च में आ जाएगा, और उमेश NNI डालेंगे तब भी आ जाएगा। umeshNNI@gmail.com डालने पे आपका प्रोफाइल आ जाएगी। हाँ, और उमेश NNI भी डालेंगे तो भी सर्च करने से आ अच्छा, ये जाएगा। पहाड़ टीवी करके फेसबुक पे है, वो किसका है? ये सब क्या है कि ये सब स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी की मदद करी हुई है, प्लेटफॉर्म बन गए हैं, चल रहे हैं, सब अपने ही समर्थक हैं, अपने ही लोग हैं। और ये वो निर्भीक लोग हैं जो जो उत्तराखंड की आवाज को निर्भीकता के साथ उठाते हैं, उत्तराखंड की आवाज को, उत्तराखंड के जनमानस की आवाज को। पहाड़ टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यशवंत भाई, जो आज सिर्फ और सिर्फ पहाड़ की बात करता है। मैं पहाड़ ओके। टीवी को इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ, उसका समर्थन करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ, क्योंकि वो उस मानसिकता के लोग हैं जिनको पहाड़ से बाहर दिखता ही नहीं है, जिनको पहाड़ के जनमानस के अलावा कोई नेता, अभिनेता, अधिकारी नहीं दिखता। उनको गांव देहात के एक छोटे से छोटे व्यक्ति की भी समस्या दिखती है। वो सिर्फ पहाड़, पानी और जवानी की बात करते हैं। बहुत बढ़िया। तो उमेश भाई, हम लोगों ने काफी बातचीत की, और हम लोग फिर जल्दी कनेक्ट होंगे। ये हम लोग, मेरा भी एक प्रयोग है छोटा सा, कि लॉकडाउन में खाली बैठे रहे, तो उससे अच्छा है कि कुछ हम लोग इंटरव्यूज करें ऑनलाइन, और जूम ने जो जी, प्लेटफॉर्म दिया है उसका हम लोग लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ऐसे ही लड़ते रहें, भिड़ते रहें, और नेताओं को नंगा करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू भाई।